नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आसान कॉन्सेप्ट चैनल पर, जहां मुश्किल से मुश्किल एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स को हम समझते हैं आसान भाषा में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करने से दर्शक चैनल के साथ एक रिश्ता बनाता है और बेल आइकन ये सुनिश्चित करता है कि नया कंटेंट अपलोड होते ही दर्शक को सूचना मिले, नोटिफिकेशन जाए, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जटिल जानकारी जैसे एनसीईआरटी को लेकर उसे खास दर्शक वर्ग 9वीं 10वीं के लिए सुलभ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ मुख्य ध्यान रट्टा लगवाने पर नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को सरल बनाने पर। कभी सोचा है कि मतलब एक ही परिवार, ये जो धातु परिवार है, इसके सदस्य इतने अलग क्यों होते हैं? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मतलब सोना, वो तो सदियों तक बिना बदले चमकता रहता है, गहनों की शान बनता है, और वहीं दूसरी तरफ लोहा, जो हमारी पूरी दुनिया की रीढ़ है। बिल्कुल, पुलों और इमारतों को थामे रखता है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है हवा और पानी के सामने हार मान लेता है, जंग खा जाता है। तो आज हम इन्हीं धातुओं की छिपी हुई पर्सनालिटी को समझने वाले हैं। हाँ, हम जमीन के अंदर मौजूद एक पत्थर से शुरू करेंगे, उसके अंदर छिपे धातु के व्यक्तित्व को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे हम उसे रेल की पटरी से लेकर दिल्ली के उस रहस्यमयी लौह स्तंभ तक में बदल देते हैं। बिल्कुल, आज की हमारी जो पड़ताल है, इसका आधार विज्ञान का एक अध्याय ही है, लेकिन हम इसे किसी पाठ्य पुस्तक की तरह नहीं पढ़ने वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन इन तत्वों के व्यवहार के पीछे के क्यों को समझना है। ये सिर्फ रासायनिक प्रतीक नहीं है, इनके अपने नियम हैं, अपनी पसंद नापसंद है, और इनकी यही कहानी हमारे आसपास की हर चीज को आकार देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम किसी धातु के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो है चमक। धात्विक चमक। हाँ, एक खास तरह की चमक। लेकिन मेरे लिए जो गुण सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है वो है इनकी बनावट बदलने की क्षमता। मतलब आप इन्हें पीट पीट कर एक पतली चादर में बदल सकते हैं। आघात वर्धिता, और ये गुण कुछ धातुओं में तो असाधारण स्तर पर होता है। सोना और चांदी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। अच्छा, इसी गुण की वजह से मिठाइयों पर वो जो चांदी का वर्क लगता है वो लगाया जा सकता है। वो अविश्वसनीय रूप से पतला होता है। और सिर्फ चादर ही नहीं, इन्हें खींचकर पतले तार भी तो बना सकते हैं। तन्यता। हाँ, तन्यता। और इसी से जुड़ा एक तथ्य हमारे स्रोत में है जो मेरे तो होश उड़ा देता है। सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है ना, ये बताता है कि क्यों प्राचीन कारीगर इतने बारीक और सुंदर गहने बना पाते थे। बिल्कुल सही। ये सिर्फ सोने की चमक नहीं थी, नहीं, बल्कि ये उसका जादुई लचीलापन था जिसने उसे इतना कीमती बनाया। सही बात है। और इन जाने पहचाने गुणों के अलावा, जैसे ऊष्मा और बिजली का अच्छा सुचालक होना या टकराने पर आवाज करना, जैसे स्कूल की घंटी। हाँ, जिसे ध्वनिक गुण कहते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जो इन नियमों को और भी दिलचस्प बना देते हैं। जैसे हम सब मानते हैं कि सभी धातुएं कठोर और मजबूत होती हैं। हाँ, जाहिर है, तभी तो हम उनसे औजार और गाड़ियां बनाते हैं। लेकिन इसी परिवार में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे सदस्य भी हैं। ये इतने मुलायम हैं कि आप इन्हें आसानी से चाकू से काट सकते हैं। चाकू से? बिल्कुल, मक्खन की तरह। ये तो कमाल है। पर इसका मतलब तो ये भी हुआ कि ये धातुएं किसी भी तरह के निर्माण के लिए मतलब बेकार है। मैं ऐसी किसी चीज से बनी गाड़ी की कल्पना भी नहीं कर सकती जिसे मक्खन की तरह काटा जा सके। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इनकी उपयोगिता इनके इस गुण में नहीं, बल्कि इनके रासायनिक गुणों में है। अच्छा, जिस पर हम आगे बात करेंगे। और भी अपवाद हैं, जैसे पारा यानी मर्क्यूरी। उसे छोड़कर सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। लेकिन गैलियम और सीजियम ये तो इतने शर्मीले हैं कि अगर आप उन्हें अपनी हथेली पर रखें तो वे आपके शरीर की गर्मी से ही पिघलने लगते हैं। वाह! और यही कहानी धातुओं के साथ भी है ना। वे आमतौर पर सुस्त और भंगुर होते हैं, लेकिन वहां भी कुछ विद्रोही मौजूद हैं। बिल्कुल। जैसे आयोडीन है तो अधातु, पर उसमें धातुओं जैसी चमक होती है। और कार्बन तो वो तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। हाँ, कार्बन के अपर रूप। एक तरफ उसका रूप हीरा है, जो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, और दूसरी तरफ ग्रेफाइट, जो इतना नरम है कि हमारी पेंसिल की नोक बनाता है और बिजली का सुचालक भी है। यही तो बात है। ये अपवाद ही हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति किसी एक नियम में बंधकर नहीं चलती। हर तत्व का अपना एक अलग ही चरित्र है। बिल्कुल। तो ये तो हुई इनकी बाहरी पहचान। अब इनके रासायनिक व्यक्तित्व की बात करते हैं, मतलब इनके व्यवहार की।
हमारे स्रोत में धातुओं की सक्रियता श्रेणी का जिक्र है। रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ, उसे एक तरह की सामाजिक सीढ़ी के रूप में समझाया गया है। मुझे ये उपमा बहुत अच्छी लगी। कुछ धातुएं बहुत मिलनसार होती हैं, किसी से भी तुरंत दोस्ती कर लेती हैं, जबकि कुछ जैसे सोना वो शांत और अलग थलग रहना पसंद करती हैं। और ये सामाजिक सीढ़ी महज एक थियोरी नहीं है, इसका सीधा असर हमारी दुनिया पर पड़ता है। इस सीढ़ी में सबसे ऊपर बैठे पोटेशियम और सोडियम को ही ले लीजिए। वे इतने ज्यादा प्रतिक्रियाशील हैं, इतने बेचैन रहते हैं कि हवा के संपर्क में आते ही यानी ऑक्सीजन से मिलते ही आग पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो ये वजह है कि उन्हें केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। एकदम सही। ताकि उनकी हवा से दोस्ती ना हो पाए और वो शांत रहें। हम उन्हें जबरन असामाजिक बनाकर रखते हैं। वहीं सीढ़ी में थोड़ा नीचे उतरें तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक जैसी धातुएं आती हैं। ये थोड़ी समझदार हैं। समझदार कैसे? वे हवा के संपर्क में आने पर अपने ऊपर ऑक्साइड की एक बहुत पतली लेकिन मजबूत और अदृश्य सुरक्षा परत बना लेती हैं। अच्छा, ये परत एक कवच की तरह काम करती है और उन्हें आगे जंग लगने से बचाती है। ये तो दिलचस्प है। क्या इसीलिए एल्यूमिनियम के बर्तनों पर आसानी से जंग नहीं लगता, जबकि वो भी एक सक्रिय धातु है? ओह, वो अपना बचाव खुद ही कर लेता है। बिल्कुल, वो अपनी सुरक्षा के लिए एक ढाल बना लेता है। अब आते हैं इस सामाजिक सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर। सोना और चांदी यानी सबसे असामाजिक धातुएं। लेकिन एक मिनट, चांदी तो असामाजिक नहीं लगती। मेरे घर में चांदी के बर्तन या गहने रखे रखे काले पड़ जाते हैं। ये भी तो एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया ही है ना? तो फिर चांदी अक्रिय कैसे हुई? ये बहुत अच्छा सवाल है। यह हमें याद दिलाता है कि अक्रिय होना एक तुलनात्मक शब्द है। अच्छा, सोडियम के मुकाबले चांदी अविश्वसनीय रूप से स्थिर है, लेकिन उसकी भी एक कमजोरी है, सल्फर। सल्फर? हाँ, हवा में मौजूद सल्फर के यौगिकों से वो धीरे धीरे अभिक्रिया करती है, जिससे सिल्वर सल्फाइड की काली परत बन जाती है। तो वो जो कालापन है वो सिल्वर सल्फाइड है? जी। तो हाँ, वो पूरी तरह से अकेली नहीं रहती, लेकिन उसकी दोस्ती बहुत चुनिंदा है और वो ऑक्सीजन को तो ऊंचे तापमान पर भी नजरअंदाज कर देती है। इसीलिए सोना सदियों तक अपनी चमक बनाए रखता है। समझिए, तो इन अति सक्रिय धातुओं को हवा से बचाना एक चुनौती है। लेकिन पानी तो हर जगह है और उसमें भी ऑक्सीजन घुली होती है। ये तो उनके लिए और भी बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, पानी के साथ भी उनका व्यवहार उनकी सामाजिक स्थिति पर ही निर्भर करता है। सोडियम और पोटेशियम ये तो ठंडे पानी में भी इतना हिंसक व्यवहार करते हैं कि धमाका हो जाता है। अभिक्रिया इतनी तेजी से होती है कि उससे निकलने वाली हाइड्रोजन गैस में तुरंत आग लग जाती है। बाप रे! और कैल्शियम, वो भी तो काफी सक्रिय है। कैल्शियम थोड़ा शांत स्वभाव का है। वो पानी के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है और इस प्रक्रिया में जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं, हाँ। वे उसकी सतह पर चिपक जाते हैं और उसे पानी पर तैरने में मदद करते हैं, एक लाइफ जैकेट की तरह। और लोहा या एल्यूमिनियम, मुझे लगता है वे और भी ज्यादा नखरे वाले होंगे। बिल्कुल, वे ठंडे या गर्म पानी से प्रभावित नहीं होते। उन्हें अभिक्रिया करने के लिए भाप की गर्मी और ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और सोना चांदी तो पानी से बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो हर धातु का अपना अलग अंदाज है। अब मुझे सोने के बारे में सोचकर और भी हैरानी हो रही है। वो हवा, पानी, किसी से दोस्ती नहीं करता। मैंने सुना है कि एक ऐसा जादुई घोल है जो सोने जैसी अक्रिय धातु को भी गला सकता है। क्या ये सच है? हाँ, वो जादुई घोल है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है रॉयल वाटर या शाही जल। देखिए, ज्यादातर धातुएं किसी न किसी अम्ल से अभिक्रिया कर लेती हैं, लेकिन सोना और प्लैटिनम इतने अक्रिय हैं कि किसी एक अम्ल का उन पर कोई असर नहीं होता। लेकिन जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को एक खास अनुपात में मिलाया जाता है, तो ये मिश्रण इतना शक्तिशाली हो जाता है कि ये सोने जैसी महान धातु को भी अपने अंदर घोल सकता है। कमाल है। तो ठीक है, इन धातुओं का व्यक्तित्व ये तय करता है कि वे हवा और पानी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो क्या यही व्यक्तित्व ये भी तय करता है कि उन्हें जमीन से निकालना कितना मुश्किल या आसान है? बिल्कुल सही सोचा आपने। ऐसा तो नहीं होगा कि सोडियम का एक टुकड़ा कहीं जमीन पे पड़ा मिल जाए? कभी नहीं। धातुओं का निष्कर्षण सीधे सीधे उनकी प्रतिक्रियाशीलता से जुड़ा है। जो धातुएं सामाजिक सीढ़ी में सबसे नीचे हैं, जैसे सोना और चांदी, वे इतनी अक्रिय हैं कि प्रकृति में ज्यादातर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। उन्हें निकालना तुलनात्मक रूप से आसान है, बस उन्हें खोजना पड़ता है। और जो बीच में है, जैसे लोहा, जिंक,
तांबा, ये तो हर जगह मिलते हैं। हाँ, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं आमतौर पर अपने सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्कों के रूप में मिलती हैं। मतलब वो किसी ना किसी के साथ यौगिक बनाकर रहती हैं। बिल्कुल, ऑक्सीजन, सल्फर या कार्बन के साथ। उन्हें इस्तेमाल करने के लिए पहले इन साथियों से अलग करना पड़ता है। अच्छा। इसके लिए अयस्क को साफ करना पड़ता है। दो मुख्य प्रक्रियाएं हैं, भर्जन यानी रोस्टिंग, जिसमें अयस्क को हवा की मौजूदगी में गर्म किया जाता है, और निस्तापन यानी कैल्सिनेशन, जिसमें उसे बिना हवा के गर्म करते हैं। और दोनों का मकसद एक ही है। हाँ, मकसद है अयस्क से अशुद्धियों को हटाकर उसे एक सरल रूप यानी ऑक्साइड में बदलना, जिसके साथ काम करना आसान हो। एक बार जब ऑक्साइड बन गया, फिर हम कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन यूं समझिए ऑक्सीजन का बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाता है और बेचारी धातु अकेली रह जाती है, जो हमें शुद्ध रूप में मिल जाती है। जी। इसी प्रक्रिया से जुड़ा एक बहुत ही रोमांचक उदाहरण स्रोत में दिया गया है, थर्माइट अभिक्रिया। ये तो किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसा लगता है। हाँ, थर्माइट अभिक्रिया इसका एक शानदार और नाटकीय उदाहरण है। इसमें आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के पाउडर से कराई जाती है। अच्छा, एल्यूमिनियम से? हाँ, और एल्यूमिनियम, जैसा हमने बात की, वो आयरन से ज्यादा प्रतिक्रियाशील है, तो वो क्या करता है, वो आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन को छीन लेता है। और ये छीना झपटी, ये इतनी हिंसक और ऊर्जा से भरी होती है कि तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है और लोहा पिघल जाता है। और इसी पिघले हुए लोहे का इस्तेमाल रेल की पटरियों या मशीनों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये एक तरह की ऑन द स्पॉट वेल्डिंग है, बिना किसी भारी मशीनरी के। कमाल है। और जो सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील धातुएं हैं, जो सामाजिक सीढ़ी पर सबसे ऊपर बैठी हैं, जैसे सोडियम या एल्यूमिनियम, उन्हें कैसे निकाला जाता है? कार्बन तो उनके सामने बच्चा होगा। बिल्कुल, इन धातुओं का ऑक्सीजन के साथ बंधन बहुत मजबूत होता है। ये ऐसा है जैसे आप किसी को उसके सबसे अच्छे दोस्त से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो। कार्बन में इतनी हिम्मत नहीं है, तो उन्हें अलग करने के लिए हमें बल प्रयोग करना पड़ता है। एक शक्तिशाली विधि का इस्तेमाल होता है, जिसे विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें उनके पिघले हुए यौगिकों से बिजली गुजारकर धातु और ऑक्सीजन के बंधन को जबरदस्ती तोड़ा जाता है। अच्छा, तो हम धातुओं को निकाल लेते हैं, लेकिन हम हमेशा उन्हें उनके शुद्ध रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं ना? हम उनमें मिलावट भी करते हैं। हाँ, यहीं पर मिश्रातु या अलॉय की बात आती है। और मिलावट यहाँ कोई बुरी चीज नहीं है, सही कहा ना? बिल्कुल, मिश्रातु बनाने का मुख्य कारण ही मूल धातु के गुणों को बेहतर बनाना है, उसे हमारी जरूरतों के हिसाब से ढालना है। शुद्ध लोहा उदाहरण के लिए बहुत नरम होता है, लेकिन अगर उसमें सिर्फ 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो वो कठोर और प्रबल स्टील बन जाता है। अब ये मेरे एक सवाल का जवाब देता है। मेरे किचन में कुछ स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं जो सालों से नए जैसे हैं, पर कुछ सस्ते चाकू भी हैं जिन पर पानी में छोड़ देने से जंग के धब्बे लग जाते हैं। क्या ये दोनों स्टेनलेस स्टील है? ये बहुत अच्छा अवलोकन है। स्टेनलेस स्टील की भी कई किस्में होती हैं। अच्छा? अच्छी गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है। यह मिश्रण उसे न सिर्फ कठोर बनाता है, बल्कि जंग के खिलाफ एक मजबूत ढाल भी देता है। तो शायद मेरे चाकुओं की रेसिपी में क्रोमियम की मात्रा कम होगी। हो सकता है, हुई ना। इसी तरह तांबे और जस्ते को मिलाकर पीतल बनता है, और तांबे और टिन को मिलाकर कांसा। ये सब मिश्रातु ही हैं। और सोने के गहनों के बारे में भी यही सच है। 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है, पर इतना मुलायम होता है कि रोज पहनने से उसका आकार बिगड़ सकता है एकदम। इसीलिए गहने बनाने के लिए आमतौर पर 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है 22 भाग सोना और 2 भाग तांबा या चांदी। तो ये मिलावट सोने को वो मजबूती देती है, वो सहारा देती है जिससे गहने सालों साल चल सकें। लेकिन धातुओं की एक बड़ी समस्या है जिससे हम सब वाकिफ हैं, संक्षारण। कोरोजन। हाँ, लोहे में जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, तांबे पर हरी परत जमना, ये तो धातुओं का स्वाभाविक गुण लगता है। ये असल में धातुओं की अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौटने की कोशिश है। अच्छा? हाँ, वे हवा और नमी के साथ अभिक्रिया करके वापस अपने ऑक्साइड या सल्फाइड रूप में जाना चाहती हैं। लेकिन हमारे पास इससे बचने के कई तरीके हैं। पेंट करना या तेल लगाना सबसे आसान उपाय है यशद लेपन या गैल्वनाइजेशन। हाँ, इसमें लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं, पर जस्ता खुद भी तो एक धातु है, उस पर जंग क्यों नहीं लगता? लगता है, लेकिन यहीं पर विज्ञान का जादू है।
जस्ता लोहे से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो जब तक जस्ते की परत मौजूद है, हवा और नमी लोहे को छोड़कर जस्ते से अभिक्रिया करते हैं। मतलब जस्ता लोहे के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। बिल्कुल, जो खुद पर सारे हमले झेल लेता है और लोहे को सुरक्षित रखता है। वो खुद का बलिदान देकर लोहे को बचाता है। तो आज के इस सफर को अगर समेटें तो हमने देखा कि धातुएं सिर्फ चमकदार कठोर वस्तुएं नहीं हैं, उनका अपना एक व्यक्तित्व है, अपनी पसंद नापसंद की एक सामाजिक श्रेणी है। और हमने न सिर्फ उन्हें धरती से निकालना सिखाया है, बल्कि उनके गुणों को अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलना और उन्हें जंग जैसी समस्याओं से बचाना भी सीख लिया है। और ये हमें इतिहास के एक ऐसे बिंदु पर ले जाता है जहां विज्ञान और रहस्य मिलते हैं। कहाँ? हमारी ये चर्चा दिल्ली के लौह स्तंभ के जिक्र के बिना अधूरी है। यह स्तंभ लगभग 1600 वर्ष पुराना है। दिल्ली की बारिश, धूप, प्रदूषण सब कुछ सहते हुए सदियों से खुले में खड़ा है। लेकिन आज भी इस पर नाम मात्र का जंग लगा है। हाँ। ये तो वाकई एक चमत्कार है। आज की सबसे अच्छी स्टेनलेस स्टील को भी शायद मुश्किल हो जाए। ये प्राचीन भारतीय धातु कर्म का एक जीता जागता प्रमाण है। आधुनिक वैज्ञानिक आज भी इसके रहस्य को पूरी तरह से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि उस समय के कारीगरों ने पिघले हुए लोहे में फास्फोरस की कुछ मात्रा मिलाई थी, जिसने समय के साथ धातु की सतह पर एक अदृश्य पानी से बचाने वाली सुरक्षा परत मिसावाइट का निर्माण किया। बिना किसी आधुनिक तकनीक के। हाँ, बिना किसी आधुनिक तकनीक के हासिल किया गया एक चमत्कार। ये स्तंभ हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ज्ञान का प्रवाह हमेशा सीधा नहीं होता। शायद प्राचीन काल की ऐसी और भी कई तकनीकें और ज्ञान रहा होगा जिसे हम या तो खो चुके हैं या अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य के खोजकर्ताओं का इंतजार कर रहा है।